हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2026 यानी कि जनवरी 2026 की प्रतियोगिता दर पर। ठीक है, जैसे कि सार संग्रह की गागर में सागर वाली सीरीज चली हुई है, उसी सीरीज में ये हमारा है जनवरी माह का। ठीक है, इसमें कंपेंडियम शामिल होगा यानी कि सार संग्रह शामिल होगा, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी शामिल होंगे यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी इसमें शामिल करे हैं। मार्केट में हिंदी वाली जो प्रतियोगिता दर्पण है वो अवेलेबल नहीं हो पाई, इसलिए हम इंग्लिश की प्रतियोगिता दर्पण लेकर आए हैं। इसमें आपको कंपेंडियम पढ़ाएंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पढ़ाएंगे और हम एक्सप्लेन करते जाएंगे हिंदी में, जिससे अगर इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे जूम कर लेंगे, जिससे मोबाइल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे अपना कंपेंडियम यानी कि आज का सार संग्रह। इसको हम जूम कर लेते हैं और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, इसको हम थोड़ा कम करते हैं। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, अभी हम इसको पेन ले लेते हैं। पहले ये ज़्यादा हो रहा है ना बच्चे, थोड़ा सा कम करेंगे हम इसको। एक्चुअली अब ठीक है ना, अब ठीक है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आया है सार संग्रह में, सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे क्वेश्चन शामिल होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट है, क्या पूछा गया है। 1 मिनट, इसको हम थिकनेस इसकी थोड़ी कम करेंगे, थिकनेस मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ लाइट चली गई एक्चुअली जैसे स्टार्ट की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉस गिविंग इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज। ठीक है, कौन सा ऐसे में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो संसद को अन्य देशों के साथ किसी संधि, समझौता या सम्मेलन को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा वो आर्टिकल है जो संसद को अधिकार देता, पावर देता है? वो है आर्टिकल 253। कौन सा आर्टिकल है बच्चे? आर्टिकल 253 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। एक्चुअली हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर टू मेक रेगुलेशन रिलेटेड विद द सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज वेस्टेड विथ। कौन सा पूछा गया है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत भारत के किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, पावर टू मेक रेगुलेशन रिलेटेड विद द सर्विसेज कंडीशन ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज वेस्टेड विद। किसके पास होती है शक्ति? ये होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? 318 यानी कि 318 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी पूछ चुके हैं और यूपीपीसीएस में भी पूछ चुके हैं। आपसे पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अगर हम देखें चेयरमैन से, अगर हम इसको जोड़ें, चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। ठीक है, एक चेयरमैन होता है और कितने होते हैं? 5 जो 4 अदर मेंबर होते हैं, तो मिला के कुल कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, मिला के कुल कितने हो गए? 5 हो गए। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, 4 अलग अलग मेंबर हो गए और एक चेयरमैन सहित कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 मेंबर हो जाएंगे फाइनेंशियल कमीशन के। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के यानी कि वित्त आयोग के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द यूनियन स्टेट रिलेशन। ठीक है, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का कौन सा भाग है ये यूनियन स्टेट रिलेशन, ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा वो भाग है? ठीक है, तो कौन सा है? भाग 11 है। ठीक है, कौन सा है? पार्ट, ये रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कितना है? पार्ट 11 है। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन यानी कि संघ राज्य संबंध। ठीक है, इसमें कौन से पार्ट में है? पार्ट है 11। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे 11 है। ठीक है, पार्ट किस में है? 11 में। इसको हम नीचे नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर रोमन लैंग्वेज में हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, क्या है? 11। अच्छा, हिंदी में लिख दें एक बार क्या? ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऐसे रोमन लैंग्वेज देखें उसे भी लिखें और साथ में उसके बगल में
हिंदी में भी लिख दिया करें, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, आपको बताना है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इमरजेंसी प्रोविजन अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। ठीक है, आपको बताना है विच इमरजेंसी प्रोविजन अंडर पार्ट कौन सा है, 18। यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सा पार्ट है, 18 रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इंडिया। अच्छा, इमरजेंसी की पार्ट कौन सा है, 18 है। और कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो अभी तक इंडिया में क्या हुई, इम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, लागू नहीं हुई है, वो कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल कौन सा आता है इसमें, 360। ठीक है, 360 आर्टिकल में है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी भी इंडिया में कभी भी अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है ये कभी भी इम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस NCBC। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास है इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, ये कब दिया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन था, द कॉन्स्टिट्यूशन 102 यानी कि 102। ठीक है, 102 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 कि 2018 में। और कौन सा संशोधन था, संवैधानिक संशोधन था ये 102 यानी कि 102। ठीक है, 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 ने संविधान के अनुच्छेद 338B को शामिल करके, कौन सा अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया है, 338B। ठीक है, इसको शामिल करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसे एक पहले ये क्या थी, एक वैधानिक निकाय था, बाद में ये क्या बन गया, जब इसको हमने अमेंडमेंट में शामिल करके 102 के माध्यम से और 2018 में जोड़ा है, तो फिर ये क्या बन गया, एक संवैधानिक निकाय बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, द कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनको ऐड किया गया है, किस ईयर में किया गया है, वो ईयर है 1976। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटी पहले हमारे जो मूल संविधान था, बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें शामिल नहीं थी, फिर इसको हम संशोधन करके इसमें शामिल किया गया। और इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, और कौन सी ईयर में, 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट विच रिट इज ऑल्सो नॉन एज पोस्टमार्टम रिट। ठीक है, विच रिट इज ऑल्सो नॉन एज पोस्टमार्टम रिट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिट है जिसे पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रिट आपको पता है कि जब रिट के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट सीधे, अगर आपका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप रिट के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया कौन सी रिट है जिसको पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। ठीक है, सरसरी रिट है जिसे पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। ठीक है, सरसरी रिट है जिसको पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल बी इलेक्टेड मेंबर अंडर आर्टिकल 243 ZD। ठीक है, अंडर मेंबर अंडर 243 ZD। आपसे पूछा गया है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, और आर्टिकल किसके तहत पूछा गया, 243 ZD के तहत कितने होते हैं, 4/5 मेंबर जो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, और ये जो टॉपिक रहता है ये यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। ठीक है, यूपीएससी में एंड यूपीपीएससी में या यूपीपीसीएस में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन है शब्द कौमुदी एंड मिराल उल अखबार। ठीक है, शब्द कौमुदी एंड मिरात उल अखबार वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, शब्द यानी कि जिसे बोलते हैं शब्द कौमुदी एंड मिरात उल अखबार वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप देखिएगा बच्चे। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये तो आप समझ रहे हैं, और सभी का हम इंग्लिश में है लेकिन सभी का हम हिंदी में एक्सप्लेन साथ में करते जा रहे हैं। ठीक है,
शब्द कौमुदी एंड मिराल उत अखबार वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा, राज्य, ये किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। शब्द कौमुदी और मिराल उत अखबार, इसका जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज एंडेड बाय विच ट्रीटी, ठीक है। आपसे पूछा गया जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, यानी कि तीसरा जो मैसूर युद्ध था, वो किस संधि के माध्यम से, किस संधि के माध्यम से ये इसका समापन हुआ था, ठीक है, वो पूछा गया था। कौन सी संधि हुई थी, ये कौन सी संधि थी, ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 AD, ठीक है। किसके माध्यम से ये समाप्त हुआ था, ये हुआ था, कौन सी संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो 1792 AD में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु फॉर्म द इंडियन सोसाइटी इन लंदन इन 1872 AD। आपको बताना है कि जो इंडियन सोसाइटी लंदन में जो बनाई गई थी 1872 AD में, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई थी आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है, आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वाज द लीडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914, ठीक है। आपको बताना है जो ताना भगत मूवमेंट हुआ था 1914 में, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये किया गया था जात्रा ओराव, ठीक है, जात्रा ओराव। ओराव क्या है, ओराव एक जनजाति है, ठीक है, जनजाति से बिलोंग करते थे, जात्रा ओराव, ठीक है। ये ताना भगत आंदोलन के संस्थापक भी हैं, ठीक है, ताना भगत आंदोलन के संस्थापक है जात्रा ओराव। ओराव एक जनजाति, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ये जनजातियों के इनके लीडर भी थे, ठीक है। इनके जो ताना भगत मूवमेंट है जात्रा ओराव के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है। आप, ठीक है, आपको बताना है विच गवर्नर जनरल ऑफ, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया है, ठीक है, दास प्रथा का अंत या उन्मूलन किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे कि हम पहले ही बताया कि जिसको बच्चे को प्रॉब्लम होगी इंग्लिश मीडियम में अगर नहीं रहा होगा तो हम हिंदी में उसका एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सारा कंटेंट आज का बहुत अच्छा है, जनवरी मंथ का जो कंटेंट दिया है बहुत अच्छा कंटेंट है और इसको लास्ट तक बनिए रहिएगा क्योंकि इसमें जो नेशनल इंटरनेशनल शामिल किए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, जो राष्ट्रीय वित्तीय पॉलिसी है, इनको पास किया गया है किस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा वो सेशन था, ठीक है, वो सेशन था कराची सेशन, ठीक है, कराची सेशन था। कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा, कराची सेशन, और ये कब हुआ था, 1931 में, 1931 में ही हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं। अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। इसको हम पेन को चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बच्चे, इसके आज कंप्लीट क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। कांग्रेस तक हमने करवा दिया है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कमेटी वाज फॉर्म टू रिव्यू द डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। आपको बताना है जो मोइंदम समिति है, ठीक है, मोइंदम समिति है, इसने, ठीक है, जो डायरेक्टरी सिस्टम था उसकी जांच और समीक्षा करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, वो थी मोइंदम कमेटी, ठीक है। कौन सी थी, मोइंदम समिति थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था इसकी जो डायरेक्टरी सिस्टम बनाया था, द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन आया था। जो मोइंदम समिति इसकी समीक्षा करना था, सुधार और जांच समिति इसे भी कह सकते हैं। इसे सर अलेक्जेंडर मोइंदम के नेतृत्व में गठित किया गया था, एक ब्रिटिश भारतीय निकाय थी ये, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इनकी जिसे बोलते हैं विभाजित प्रांतीय शासन, उसकी जो प्रभावशीलता थी, उसकी इफेक्टनेस क्या है और उसकी समीक्षा करना था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोइंदम कमेटी या बोलते हैं मोइंदम समिति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, डायरेक्टरी सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 1919 का एक्ट ये है और 1935 ये आपको जरूर घोल के पी जाना है, ठीक है। 1919, 1935, 1901 ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार पूछे, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928। आपसे पूछा गया कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका मेन कॉज क्या था, मेन रीजन क्या था। ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था, जैसे इसमें मेंशन कर दिया पहले से। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या था कि जो भूमि कर था, यानी कि जो जिसे बोलते हैं लगान, उसको इंक्रीज कर दिया था 22%। ठीक है, 22% इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो लगान था उसके, यानी कि भूमि कर था, उसको 22% इंक्रीज कर दिया गया था, जिससे जो गरीब किसान थे, असमर्थ थे ये लगान देने में। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल आगे आए नेता के रूप में और इन्होंने इसकी मांग रखी। ठीक है, कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम किया जाए। फिर जब इसको लैंड रेवेन्यू को कम किया गया तो लास्ट में, अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए इसलिए मेंशन कर दे रहे, लास्ट में 6.03% रेवेन्यू कर दिया गया था। ठीक है, लगान कर दी गई थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, और इसी बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की जो गुजरात की, क्योंकि ये बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, ये सभी जानते होंगे, तो वहाँ की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 बाय। ठीक है, आपको बताना है ऑल इंडिया जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है, इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 बाय, ये हुई थी मार्गरेट कजन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, मार्गरेट एलिजाबेथ कजन, इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, मार्गरेट एलिजाबेथ कजिन्स। ये एक आयरिश भारतीय शिक्षाविद हैं। ठीक है, तो आयरिश भारतीय शिक्षाविद हैं जिन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, जितना एक्सप्लेन करने का आप कर ही रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हु टर्म द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एज थंडरबोल्ट फ्रॉम द स्काई। ठीक है, ये किसने टर्म दिया गया था कि थंडरबोल्ट फ्रॉम द स्काई, वर्नाकुलर एक्ट को कहा है, ये टर्म किसने दिया था, ये दिया था टर्म सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने दिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कहा गया है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 को, इसको कहा गया है थंडरबोल्ट फ्रॉम द स्काई। ठीक है, थंडरबोल्ट फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट चलेंगे, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री तो इसकी भी थी, लेकिन अभी इसकी टॉपिक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि इतिहास और संस्कृति से संबंधित, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इन एंशियंट इंडिया विच एम्परर वाज आल्सो नॉन एज अमृत घाट। ठीक है, अमृत घाट, आपको बताना है कौन सा ऐसा शासक रहा है जिसे अमृत घाट कहा गया है। ठीक है, कौन से थे वो, बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार, जिन्हें अमृत घाट कहा गया। अमृत घाट कहने का मतलब क्या, इसे अगर ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे तो ग्रीक लैंग्वेज में कभी इन्हें अमृतोचेट भी कहा गया है। ठीक है, ग्रीक, अगर क्योंकि दो अलग अलग यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अमृतोचेट दे देंगे तो ये इन्हें ग्रीक लैंग्वेज में कहा गया है। ठीक है, अमृतोचेट बिंदुसार को। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, अमृत घाट का मतलब क्या होता है, संस्कृत शब्द में देखेंगे, अमित्र का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, अमित्र का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख दे, मेंशन कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, अगर नोट्स बनाते चले, अमित्र का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, और प्लस अगर घाट का मतलब देखेंगे, हत्यारा, हत्यारा या संघारक। ठीक है, यानी कि अर्थ निकल के आएगा, जो शत्रुओं का संघारक है उसे बोलते हैं अमित्र घाट। ठीक है, जो शत्रुओं का जो संघारक है उसे बोलते हैं अमित्र घाट। ठीक है, किसे बोलते थे, बिंदुसार को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपको ये याद रह जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेम द जैन तीर्थंकर। ठीक है, नेम द जैन तीर्थंकर हुज सिंबल वाज द एलिफेंट। ठीक है, नेम द जैन तीर्थंकर, तीर्थंकरा लिखा है, ये इंग्लिश में तीर्थंकरा ही बोलेंगे। नेम द जैन तीर्थंकरा हुज सिंबल वाज एन एलिफेंट। ठीक है, किसका सिंबल, जो जैन तीर्थंकर है किसका सिंबल जो एलिफेंट था। ठीक है, सभी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं सबके अलग अलग सिंबल्स थे। ठीक है, पता होगा, यू डू यू नो कि सबके अलग अलग सिंबल थे। ठीक है, ये कौन से हैं, ये जैन जो तीर्थंकर है अजीतनाथ है। ठीक है, अजीतनाथ है, जिनका सिंबल क्या था, एलिफेंट था। ठीक है, हाथी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लव अफेयर ऑफ कोवलन
कांगी एंड माधवी इज डिस्क्राइब इन विच संगम लिटरेचर। ठीक है, आपको बताना है कोवलम, कांगी और माधवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन मुख्य रूप से किस संगम लिटरेचर में किया गया है। ठीक है, वो कौन सा लिटरेचर है? ठीक है, ये किया गया है शिल्पाधिकारम में। ठीक है, शिल्पाधिकारम में किया गया है। शिल्पाधिकारम में क्या किया गया है? जो कोवलम, ये त्रियक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, कोवलम, कांगी और माधवी, ठीक है, ये थे। इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन मुख्य रूप से तमिल महाकाव्य है ये शिल्पाधिकारम है, ये तमिल महाकाव्य, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बना है अभी, एक बार पीसीएस में भी आया है और आरओ में पूछ लिया है। तमिल महाकाव्य है ये। ठीक है, तमिल महाकाव्य है ये, शिल्पाधिकारम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ गुप्ता एम्पायर इन मेंशन इन विच पुराण। ठीक है, द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ गुप्ता एम्पायर इन मेंशन इन विच पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण है वो? जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, वो गुप्ता का जो गवर्नेंस यानी कि गुप्त पीरियड का जो गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, इस किस में मेंशन किया गया, इसके बारे में बताया गया, वो कौन सा पुराण है? वो पुराण है वायु पुराण। ठीक है, वायु पुराण। ठीक है, अपने कितने पुराण है? कितने पुराण है ये तो आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, 18 हैं। ठीक है, 18 हैं। ठीक है, वायु पुराण में इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ मुरुज उल जहब ओरिजिनली रिटन इन अरेबिक इन 10th सेंचुरी। ठीक है, हु इज द ऑथर मुरुज उल जाहिब ओरिजिनली रिटन इन अरेबिक इन 10th सेंचुरी। जो मुरुज उल जाहिब था, इसको ओरिजिनल जो अरेबिक में 10th सेंचुरी में रिटन किया, किसके द्वारा किया गया है? ये अल मसूदी द्वारा। ठीक है, अल मसूदी द्वारा रिटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज नोन एज। ठीक है, आपको बताना है कि एंशियंट पीरियड में, एंशियंट टाइम में, वैदिक पीरियड में कौन सा ऐसा कौन, एक मिनट, अच्छा इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको अच्छी तरह से। वैदिक युग में विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में करों को एकत्र करने के लिए, जो टैक्स रेवेन्यू को एकत्र करते थे, उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कौन था, ये पूछा गया। ठीक है, जिम्मेदार अधिकारी कौन होता था, क्या उसे कहा जाता था? उसको बोलते थे भगदुदा। ठीक है, भगदुदा। अब इसका अब आप पूछेंगे कि ये नाम तो अलग सा है, ठीक है, अजीब सा नाम है, भगदुदा से क्यों कहते थे? तो इसका भी इसके पीछे एक कारण है। ठीक है, क्योंकि भग मतलब क्या होता था? राजा के जो हिस्से में जो भूमि पड़ती थी उसे बोलते थे भग। ठीक है, राजा के हिस्से की उपज का धन, ठीक है, जो राजा के हिस्से में जो भूमि आती थी उससे जो होने वाला उपज है, उससे जो होने वाले धन है मिलने वाला, उसको बोलते थे भग। यहाँ पे हम कहीं लिख दें, ठीक है, उसको बोलते थे भग। और इसलिए जो उसको कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी है उसको बोलते थे भगदुदा। ठीक है, राजा के हिस्से, अब अगर हम इसको एक डेफिनेशन बनाएं, एक ही सेंटेंस में कहें तो बोलेंगे राजा के हिस्से की उपज या धन को एकत्र करने वाला प्रमुख संग्रहकर्ता, उसको कहा जाता था भगदुदा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनेगी फिर। नेक्स्ट देखेंगे, एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वॉयर हैज बीन फाउंडेड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC साइट्स। ठीक है, आपको बताना है जो वाटर रिजर्वॉयर है, एविडेंस मिले हैं वाटर रिजर्वॉयर के। ठीक है, किस सभ्यता, यानी कि कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी ये सब साइट्स हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है। जैसे कि हम देखेंगे, एक शहर होता है, ऐसी कोई सिटी होती, चलाते रहो ना, थोड़ी चला लो। ठीक है, एक सिटी होती है कोई भी, उसमें मोहल्ले होते हैं, आपने देखा होगा, अलग अलग मोहल्ले के नाम से जानते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो अलग अलग नाम से थी। कहीं हड़प्पा था, धौलावीरा था, और आप देखेंगे कहीं पे कालीबंगा था। ये अलग अलग साइट थी। ठीक है, इसमें इसे पूछा गया है कि कौन सी साइट है जिसपे वाटर रिजर्वॉयर मिला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, धौलावीरा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको हम पहले बैक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। ठीक है, आपको बताना है जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये वाला आपने कई बार पढ़ा होगा,
ये किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये उपनिषद कौन सा है, बृहदकारण उपनिषद, बृहदकारण उपनिषद से ये लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लक्ष्मण संवत स्टार्टेड बाय लक्ष्मण सेन ऑफ द सेन डायनेस्टी, यानी कि सेना डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, ठीक है। जो लक्ष्मण संवत है जो स्टार्टेड हुआ लक्ष्मण सेन के द्वारा, जिसको किससे बिलोंग करते थे, सेना डायनेस्टी से, वॉज स्टार्ट इन विच ईयर, किस ईयर ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1190 CE, ठीक है, इसमें ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एंशिएंट इंडिया विच चोला रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ मुद्रही कोंडा आफ्टर डिफीटिंग पल्लव्स, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया विच चोला रूलर्स अज्यूम द टाइटल ऑफ, अच्छा मदुरई कोंडा, ठीक है, इसे बोलते हैं मदुरई कोंडा, मदुरई जानते हैं, मदुरई का नाम सुना होगा, मदुरई कोंडा, ठीक है, मदुरई कोंडा आफ्टर डिफीटिंग पल्लव्स। ऐसा कौन सा चोला शासक है, यानी कि चोल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला कौन सा शासक है जिसने पल्लव जो डायनेस्टी उनको क्या किया, डिफीट किया, पराजित किया, और फिर उनको क्या कहा गया, मदुरई कोंडा कहा गया। इसमें पूछा गया वो कौन सा पल्लव थे, ठीक है, कौन से थे, परांतक फर्स्ट थे, परांतक फर्स्ट था वो, ठीक है, कौन सा पल्लव था, परांतक फर्स्ट था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होंगे, अब दूसरे सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट हमारा मेंशन हो जाता है इकोनॉमिक अफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अब इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन बनेंगे। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मिनिमम पेड अप इक्वालिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज, कितना हुआ है जो मिनिमम पेड अप इक्विटी सॉरी जो मिनिमम, एक मिनट इसको हम पहले बैक कर लें, द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज, कितना है, कितना रखा गया है, 200 करोड़, ठीक है। मिनिमम जो पेड इक्विटी है कैपिटल, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी है, 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन WEF जून 2025, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है WEF के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जून 2025 में कितनी रखी गई है, ये रखी गई है $3 पर डे, ठीक है, $3 पर डे रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज रिवाइज इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम 2025-26 अपवर्ड टू, कितना रखा है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा जो GDP ग्रोथ है वो कितनी है 2025-26 अपवर्ड कितनी है, ये 6.6%, 6.6%। नेक्स्ट देखेंगे द मिशन ऑफ द आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एम्स टू स्केल अप डोमेस्टिक पल्सेस प्रोडक्शन टू 350 लाख टन्स बाय, ठीक है। जो मिशन है जो आत्मनिर्भरता का मिशन है, यानी कि पल्सेस में जो हमारा उद्देश्य है उसको, इसका स्केल है जो डोमेस्टिक पल्सेस प्रोडक्शन है वो कितना है, 350 लाख टन है। इसका कितना रखा गया है, कब तक करना है, 2030 से 35 तक, ठीक है। द मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता यहाँ पे लिख रहे हैं इन पल्सेस, यानी कि दालों में आत्मनिर्भर होना, ठीक है। दालों में आपने पता है कि दाल में जो भारत में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या होता है, खपत भी उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करते हैं, हमेशा जो पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं, हमें क्या करनी पड़ती है, मंगानी पड़ती हैं बाहर से, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है 2030 और 31 तक लगाया है कि जो हमारा जो घरेलू जो प्रोडक्शन है दाल का, वो हमें 350 लाख टन करना है 2030 से 31 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हमारा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन वहीं से होंगे, इसको हम नीचे लेके चलेंगे क्योंकि अब जब जूम कर लेते हैं तो समझ में नहीं आता, उसको देखना पड़ता है कि इसमें क्वेश्चन आगे कौन से बन रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट पेज कौन सा आ गया, ओके, ठीक है, हम राइट जगह पे हैं। एक्चुअली कहीं पे ऐसा नहीं होता, नहीं कोई चीज़ स्किप हो जाए फिर आप लोग कहेंगे कि मैं अपने आधा अधूरा पढ़ाया है, इसलिए देखना बहुत ध्यान से पड़ता है हमको। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ यूनिकॉर्न कंपनी इज अ प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप दैट हैज बीन वैल्यूड
वैल्यूड एट ओवर, कितनी वैल्यूड होना चाहिए, ये डॉलर 1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन, ठीक है, क्या है, $1 बिलियन का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद द एडिशन ऑफ द 9 न्यू कमोडिटी द टोटल ट्रेडेबल कमोडिटीज इन ई-नैम एज ऑन October 10, 2025 वॉज कितना था, 247, कितने था, 247 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तो सिंपल सा है क्वेश्चन, आप देखते जाइए। द 3-month नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेन October-December 2025 योर मनी योर राइट इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके द्वारा है, अनक्लेम्ड असेट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, अनक्लेम्ड असेट इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। ये फटाफट करते जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द एब्सोल्यूट हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी फॉर मार्केटिंग सेशन, ठीक है, मार्केटिंग सीजन, ठीक है, सॉरी सीजन नहीं, मार्केटिंग सेशन 2006-27 हैज बीन अनाउंस फॉर विच राबी क्रॉप्स, ठीक है। राबी क्रॉप्स तो जानते हैं, क्रॉप्स कितने प्रकार की होती है, राबी, जायद और खरीफ, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रबी क्रॉप्स है जो सबसे हाईएस्ट जिसकी एमएसपी रखी गई है, वो कौन सी है, सेफ फ्लावर्स, ठीक है, सफ फ्लावर, ठीक है, ये रखिए, इसको बोलते हैं हम, कौन सा बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, हिंदी में नाम नहीं आ रहा है, सेफ फ्लावर, ठीक है, इसको कुछ अलग से नाम, अलग से नाम है उसका, हिंदी में मैं अभी याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा एमएसपी प्राइस रखा गया है, ठीक है, सेफ फ्लावर का। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड SCL हैज बीन रिसेंटली गिवन विच स्टेटस, ठीक है, इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, कौन सा स्टेटस दिया गया है, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्शन RODETP स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टिल, कब तक इसकी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है इसकी डेट 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे ज्योग्राफी के, ठीक है, जिसके हम टीचर हैं, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, किसके, भारत और विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक इज, यानी कि नौगम, यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन, यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो है नौगम में जो झील है वो कौन सी है, वो है लेक टिटिकाका, ठीक है, कौन सी है, लेक टिटिकाका, और ये एंडीज माउंटेन रेंज में स्थित है, ठीक है, कौन सी, लेक टिटिकाका और एंडीज माउंटेन रेंज में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसको फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ब्लोइंग ओवर एड्रियाटिक सी इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कोल्ड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड होती हैं, ये चलती हैं एड्रियाटिक सी पर, इसको बोलते हैं बोरा, स्थानीय पवन होती हैं, इन्हें बोलते हैं बोरा, ठीक है, लोकल विंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ मलेशिया इज, ठीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन है, इस तो सिंपल सा, इतना तो इंग्लिश आनी ही चाहिए अगर आप यूपीएससी के और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जहां पे लगेगा मुझे बहुत टफ हो रहा है वहां पे हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मलेशिया इज, कौन सा है, माउंटेन किनाबालू, ठीक है, माउंटेन किनाबालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये इसको हम इसको ज्यादा स्क्रॉल कर दिया क्या, ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन सूडान एंड लीबिया इज बेस्ड ऑन, ठीक है, जो बाउंड्री है सूडान और लीबिया के मध्य वो किसके बेस पे आधारित है, ये है 20th पैरेलल नॉर्थ, ठीक है, 20th पैरेलल नॉर्थ के उस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको बताना साउथ अमेरिका की कितनी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर निकलता है, ठीक है, तो कौन कौन सी है, 4 है, ठीक है, 4 है, कौन कौन सी है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली है एंड पराग्वे है, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली एंड पराग्वे, ये 4 कंट्री है, ये किसकी है, साउथ अमेरिका की है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे होकर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्योक, गिलगित,
काबुल एंड गोमल आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ। ठीक है, आपसे बताना है श्योक है, गिलगित है, काबुल है और गोमल, ये जो राइट बैंक की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ये किस नदी की हैं? ये कौन सी नदी है? इंडस रिवर की है। ठीक है, सिंधु। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधा घंटे से ज्यादा न चलाना, ओके, आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा चला दो फिर बंद कर देना, बस। ठीक है, बस पहले नहीं, आधा घंटा तक चला लो, अब ना बोलो। द कुमाऊं हिमालयास लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। ठीक है, द कुमाऊं हिमालयास लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। जो कुमाऊं हिमालय है वो दो जो रिवर हैं किसके किसके मध्य? ये है सतलज एंड काली। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कौन के मध्य है ये बच्चे? सतलज और काली के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका आर सेपरेटेड बाय। ठीक है, जो साउथ अमेरिका है यानी कि जो दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका है, ये सेपरेट हुआ किसके द्वारा? कौन सा पैसेज है? ये है डायरेक्ट पैसेज। ठीक है, डायरेक्ट पैसेज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच माइन ऑफ झारखंड इज रिनाउड ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट। ठीक है, आपको बताना है कौन सी खदान है झारखंड में जिसमें यूरेनियम के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। वो है जादूगुड़ा माइंस। ठीक है, कौन सा है? जादूगुड़ा माइंस है और ये है झारखंड में, जैसा कि इसमें पहले से मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हमारा, द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया इज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, इसमें बहुत से बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, जो डीपेस्ट लैंडलॉक यानी कि स्थल रुद्ध जो हार्बर है जिसे बोलते हैं बंदरगाह, वो नेचुरल बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? ये है विशाखापत्तनम। ठीक है, कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बनेंगे अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेस्ट ट्यूब एंड लेबोरेटरी ग्लासवेयर। ठीक है, कौन सा है वो है बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? लेबोरेटरी के जो टेस्ट ट्यूब वगैरह हैं वो बनते हैं। ठीक है, और लेबोरेटरी होती है उसमें जो ग्लासवेयर वगैरह होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस इज। ठीक है, वाटर गैस होते हैं इसमें किस किस का कंपोजिशन होता है? किसका होता है बताइए? ये कंपोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज वेवलेंथ ऑफ द 0.01 टू 10 नैनोमीटर्स। कौन सा है वो? कौन सी रे है? एक्स रे। ठीक है, एक्स रे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज बबल्स फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना, जब आप सोप से बनाते होंगे बबल, बचपन में सबने बनाए हो, अब बनाते होंगे, तो आपने बताओ ये किसका उदाहरण है? ये है सरफेस टेंशन का। ठीक है, किसका उदाहरण है? सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट देखेंगे, विच आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें? ठीक है, कौन सा है वो? आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइमरी गैस यूज फॉर प्यूरिफाई पॉन्ड इज। कौन सी एक प्राइमरी ऐसी गैस है जिसे हम पॉन्ड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं? वो है क्लोरीन गैस। ठीक है, कौन सी है? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से हम देखेंगे नहीं, अब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अभी क्वेश्चन इसमें शायद बाकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें शायद अभी बाकी हैं, अभी इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर और फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलने के लिए हम इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं अभी। एनवायरमेंट इकोलॉजी बाद में आएगा, अभी एग्रीकल्चर उससे पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जब जूम कर लेते हैं ना पूरी तरह से वो दिखता नहीं है, इसलिए हमें देखना पड़ता है कौन सा टॉपिक पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फिश इज नॉन एज। क्या बोलते हैं? ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फिश इज नॉन एज, क्या इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जो मछली होती है, मत्स्य जो वर्ग होता है, उसकी जो स्टडी और उसके फंक्शन को जो स्टडी करते हैं फिश की, तो उसको बोलते हैं इक्थोलॉजी। ठीक है, इक्थेलॉजी। ठीक है, ये है इक्थेलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पे फैट सोल्यूबल विटामिन आर, जो विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो विटामिन होते हैं अडेक, इसे हमें याद किया है अडेक, आपको जिस तरह से याद करना है कर ले, विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर आपसे वाटर सोल्यूबल पूछे तो कौन सा है, बीसी, ठीक है, कौन सा है, बीसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन होता है इसको और क्या कहा जाता है, फ्रीऑन कहा जाता है, फ्रीऑन भी इसे कहा जाता है, डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस अकर इन, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का जो संश्लेषण होता है किसमें होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किसमें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे एग्रीकल्चर से, ठीक है, और भर भर के क्वेश्चन पूछता है पीसीएस, ठीक है, पीसीएस क्या करता है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो एग्रीकल्चर से भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे फॉल्स स्मट डिसीज इज अ फंगल डिसीज विच इफेक्ट, ठीक है, क्या इफेक्ट करती है, जो स्मट फॉल्स स्मट डिसीज होती है जिससे हम बोलते हैं असत्य स्मट, ठीक है, ये एक फंगल डिसीज होती है और ये पूछा गया कौन सी क्रॉप में होती है, ये होती है राइस क्रॉप में, ठीक है, चावल के पौधे में पाई जाती है, धान के पौधे में ये पाई जाती है फॉल्स स्मट डिसीज, ठीक है, इसके अगर लग जाने के कारण जो दाने होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, ये एक फंगल डिसीज होती है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, ठीक है, जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कौन सी है, सेकंड है, ठीक है, कौन सी बच्चे, सेकंड है। नेक्स्ट देखेंगे which state has recently granted agriculture status to livestock and poultry sector सॉरी, ठीक है, इसमें पूछा गया है जो पशुधन है, पशुधन, ठीक है, जैसे लाइव स्टॉक बोलते हैं उसमें पशुधन आते हैं, उसमें गाय भैंस ऊंट सभी आ जाते हैं, ठीक है, पशुधन और जो मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्म को जैसे बोलते हैं मुर्गी पालन, इसमें जो कौन सा राज्य है, देखिए विच स्टेट है रिसेंटली ग्रांटेड, हाँ, एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्म, ये है महाराष्ट्र, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, बिटरनेस इन जूट इज ड्यू टू, ठीक है, जो जूट होता है उसमें कड़वाहट होती है, ठीक है, वो किसके कारण होती है, जूट में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, ये होती है कॉर्कोरिन के कारण, कॉर्कोरिन, ठीक है, कॉर्कोरिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ICPV 25444 is a heat tolerant variety of, ठीक है, ICV 25444 is a heat tolerant variety of किसकी है, पिजन पी है, ठीक है, किसकी है, पिजन पी है। अब पिजन पी किसे कहेंगे, ठीक है, ये बच्चे हम बता दें बहुत सिंपल से, अरहर की दाल है उससे बोलते हैं इंग्लिश में पिजन पी, ठीक है, अरहर की दाल, ठीक है, ये आप जानते हैं, ये जो सूखा को सहनशील करने वाला पौधा होता है, ठीक है, बहुत कम पानी में भी ये ग्रो कर जाता है, सूखा को सहनशील करने वाला ये पौधा होता है, ठीक है, ये क्या हो इसमें जैसे बताया है कि हीट टॉलरेंट वैरायटी, ठीक है, ये है कौन सी, अरहर की दाल, ठीक है, अरहर का पौधा, इसे बोलते हैं पिजन पी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ द ट्रॉपिकल केन इज, ठीक है, ट्रॉपिकल केन यानी कि केन मतलब गन्ना, ठीक है, केन मतलब गन्ना, ये शुगर केन है, तो आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय जो गन्ना है जिसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय गन्ना यानी कि ट्रॉपिकल केन, ठीक है, इसका जो बोटेनिकल नाम क्या है, ठीक है, इसका बोटेनिकल नाम क्या है, इसका बोटेनिकल नाम है सैंकरम ऑफिसिनारम, ठीक है, सैंकरम ऑफिसिनारम, ठीक है, फिर से देख लीजिए सैंकरम ऑफिसिनारम, ठीक है, इसका ये बॉटेनिकल नेम है, और ये क्या है उष्णकटिबंधीय गन्ना से बोलते हैं, ये उत्तर भारत में ना होता है, नदर्न इंडिया में ना होकर सदर्न इंडिया में ये ग्रो होता है, ये ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है और काफ़ी मीठा और बहुत ज़्यादा इसमें रस भी पाया जाता है, इसका जो बॉटेनिकल नाम है सैंकरम ऑफिसिनारम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके कारण होती है, किसके कमी के कारण होता है, ये मैग्नीशियम की कमी के कारण। आप देखेंगे जो पत्तों को पीला पत्तियां होती है जो पौधे की वो पीली पड़ जाती है, वो किसके कमी के कारण पड़ जाती है, मैग्नीशियम की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है CSH फर्स्ट एंड सवर्ण आर वेराइटीज ऑफ, ठीक है, CH इसका इस तरह से नाम है CSH फर्स्ट एंड
स्वर्ण और वेराइटीज ऑफ, ये कौन सी वैरायटी है, किसकी है, प्रजाति है, सोरघम। ठीक है, सोरघम की प्रजाति है ये, इसका नाम, ये इसकी स्पीसीज जो है उसकी वैरायटी का नाम है CSH फर्स्ट। ठीक है, सोरघम किसे बोलते हैं, सोरघम बोलते हैं ज्वार को। ठीक है, सोरघम किसको बोलते हैं, इंग्लिश में सोरघम बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे इसे ज्वार। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, जो सोरघम होता है ज्वार को, इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कैमल क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पानी में, सूखे में भी ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, सोरघम, और ये क्या होता है, मिलेट्स होता है, मोटा अनाज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मोटे अनाज को, ये जो विंटर सीजन चल रहा है इसमें बाजरा और मोटे अनाज खाने चाहिए, जो बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म भी रखते हैं, इसमें मिनरल्स अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वेल ड्रेन्ड रेड सैंडी एंड लेटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। ठीक है, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर दिख नहीं रहा है। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब दिखा, वेल ड्रेन्ड रेड सैंडी एंड लेटराइट सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ। आपको बताना है जो रेड इसका कलर होता है और जो सैंडी लेटराइट सॉइल होती है किस कल्टीवेशन के लिए, यानी कि किस फसल के लिए होती है। ठीक है, ये है कैश्यू नट के लिए। ठीक है, जिसे बोलते हैं काजू। ठीक है, ये जो होती है इसमें बहुत मात्रा में फसल तो नहीं कर सकते, लेकिन काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त ये सॉइल होती है, यानी मिट्टी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कपास किसान ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन फॉर फार्मर अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। ठीक है, आपको बताना है जो कपास किसान ऐप है, ठीक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ये लाया गया भारत के वस्त्र मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। ठीक है, जिसमें कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP निर्धारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट अब हमारा सब्जेक्ट आ गया इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जैव विविधता, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे और ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द थर्ड होम ऑफ चीता इन इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट ने जो तीसरा चीता सेंचुरी, जो वर्ल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो निर्धारित की है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम पूछा गया। ठीक, कौन सा है, नौरादेही सेंचुरी। ठीक है, कौन सा है, नौरादेही सेंचुरी, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, चीताओं का घर, यानी कि टाइगर रिजर्व मान लीजिए। ठीक है, टाइगर रिजर्व मान लीजिए उसको, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा है वहाँ पे, अगर गणना की गई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, तो कौन सी है सेंचुरी, नौरादेही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम मेजर्ड एज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज इज नॉन एज, ये है बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता होती है, कितनी प्रकार की जैव विविधता होती है, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी पाई जाती है। वो कौन सी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम मेजर्ड एज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पीसीज इज नॉन एज बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ये कौन से, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, फंक्शन रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम इज नॉन एज इकोलॉजिकल निचे। ठीक है, इकोलॉजिकल निचे आपसे पूछा गया है, वो कौन सा, उसे क्या कहा जाता है जहाँ पे कोई जीव या कोई ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में रहता है और एक आपस में क्रिया करता है और उसके पूरे जो लाइफ है उसको स्पेन करता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इज रिलेटेड विथ क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG है, जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कितने गोल्स हैं, 7, आपको पता होगा कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं हमारे। ठीक है, जिसमें कौन सा है, SDG 13 है, जो किससे संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये पीसीएस में 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बार भी आया था, पीसीएस का आपने सॉल्व किया होगा पेपर, तो इस बार भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस इज। ठीक है, पूछा गया है कि इंडिया की जो फर्स्ट है, भारत की पहली सहकारी बहुफील्ड यानी कि संपीड़ित बायोगैस जिस संयंत्र है, ये कहाँ पे लगाया गया है, ये कहाँ पे लगाया गया है, ये लगाया गया है कोपर गांव। ठीक है, कोपर गांव
अहमदनगर, नाउ अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। पहले इसे अहमदनगर कहते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, अहिल्यानगर है, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, कोपरगांव। ठीक है, यहाँ क्या लगाया गया है, CBG। ठीक है, क्या लगाया है, CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र लगाया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा द 13th बायोगैस, एक मिनट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 13th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज। ठीक है, कौन सा है ये बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जो 13th बायोस्फीयर रिजर्व बना है भारत का, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है। और ये कौन सा है, ये इसे बोलते हैं शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, और ये पिछली बार भी मैंने शामिल किया था ये क्वेश्चन इसमें। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, यहां से हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, हम इसको बच्चे स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पे पेन दूसरा ले लेते हैं, उसको पहले हम। ठीक है, अकॉर्डिंग ओके, यही है। ठीक है, हम यहाँ पेन बदल ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अकॉर्डिंग द एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 बिटवीन 2010-11 टू 2021-22 इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रू बाय। ठीक है, आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग द एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025, यानी कि 2025 के अनुसार 2010 से 11 से लेकर 2021-22 के मध्य फॉरेस्ट का जो कवर ग्रू कितना हुआ है, ये हुआ है 17,444.61 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, ये फॉरेस्ट जो आया है 2025 का डेटा, ये 2010-11 से 2021-22 के मध्य की जो वृद्धि हुई है, ये हुई है 17,444.61 स्क्वायर किलोमीटर की। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील इंडिया लेटेस्ट रामसर साइट RN, ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में है गोकुल जलाशय। और उदयपुर को लेके आप राजस्थान मत कर देना, उदयपुर को देखकर राजस्थान न कर देना। उदयपुर जो झील का अगर पूछी जाए तो ये है बिहार में, और ये रामसर साइट से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल से। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल हो जाएंगे संचार, अभिव्यक्ति संचार प्रेषण कौशल से क्वेश्चन बनेंगे। और ये CSET में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, CSET में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC का CSET हो या UPPCS का हो। ठीक है, UPSC का CSET हो या UPPCS के हो। थोड़ा चला दो हीटर, ठंड लग रही। ठीक है, UPPCS का, यहाँ पे मैप नहीं चल रहा है, एक मिनट। ठीक है, UPPCS का हो। एक मिनट बच्चे, पेन देख रहे हैं, पेन एक्चुअली यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, UPPCS का हो, ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है द एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ द जॉब टू अ न्यू एम्प्लॉय इज। ठीक है, आपसे पता है, पूछा जाएगा जो न्यू एम्प्लॉय आया है, उसके जॉब लगी हुई है। ठीक है, तो उससे जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन सा कम्युनिकेशन माना जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है, जो अभी जो एक्सप्लेन रैशनल ऑफ द जॉब अ न्यू एम्प्लॉय, तो उससे कम्युनिकेशन कौन सा होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ पोजीशन क्रिएट अप। एक मिनट बच्चे, पेन क्यों नहीं चल रहा है, आई थिंक एक, हाँ ये अ पोजीशन, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा था क्योंकि हम उसको टॉप पे चला रहे थे। ठीक है, ठीक है, अ पोजीशन क्रिएट टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर पॉलिसी क्लैरिफिकेशन और एलिगेशन ऑफ इनजस्टिस बाय एम्प्लॉइज। ये कौन करते हैं, ओम्बुड्समैन बोलते हैं, इन्हें ओम्बुड्समैन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोज एक्टिवली इन्वॉल्व इन लेटरल कम्युनिकेशन आर कॉल्ड एज। जो लेटर कम्युनिकेशन होता है, जिसे बोलते हैं समांतर कम्युनिकेशन बोलते हैं, लेटर कम्युनिकेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री स्पैनर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाउंड्री स्पैनर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द अनरिटन रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
एंड इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रे पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो हमें किसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से मिलती है या किसी ऑफिस में या कहीं और जगह पे, उससे बोलते हैं ग्रे पॉइंट, उसे बोलते हैं अफवाह। हिंदी में बोलेंगे अफवाह। एक अफवाह है जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात जो हमें सिर्फ एक से दूसरे पर्सन से मिलती है, यानी कि सुनने को मिल जाती है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रे पॉइंट या अफवाह। नेक्स्ट देखेंगे, द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मोर डायरेक्ट सिंपल एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन इज द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग मोर डायरेक्ट सिंपल एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन इज, क्या बोलते हैं उसे? वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कम समय लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट हम बात करेंगे, सिंपल एंड लीस्ट एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन होगा, उसे बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जिसमें बोलते हैं शारीरिक जो भाषा होती है उसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसे बोलते हैं काइनेसिस, इसको क्या बोलते हैं? काइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज काइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेम ऑफ द मॉडल यूज टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप बोथ विद देमसेल्फ एंड विद अदर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं जोहारी विंडो, ठीक है। क्या बोलते हैं? जोहारी विंडो एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है जिसमें क्या होता है, जो आत्म जागरूकता और आपसी समझ के लिए, आपसी समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे बोलते हैं जोहारी विंडो। नेक्स्ट देखेंगे, टू मेक जजमेंट अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इन विच टाइप ऑफ लिसनिंग, क्या बोलते हैं इसको? एवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आलोचनात्मक श्रवण, ठीक है। इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग जिसे बोलते हैं आलोचनात्मक श्रवण, ठीक है। जब हम कोई बात किसी से सुन के, ठीक है, किसी से बात सुन के फिर उसको हम सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, फिर हम अपनी तरह से उसको, अगर हम सोचते हैं अपनी तरह से उसको समझते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग या इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग, या फिर बोलते हैं आलोचनात्मक श्रवण। नेक्स्ट देखिए, लॉस-वेल्स मॉडल एंड गार्बनर मॉडल आर रिलेटेड विथ, ये है किससे है? कम्युनिकेशन से ये रिलेटेड है, ठीक है। गार्बनर मॉडल्स और लॉस-वेल्स मॉडल है जो ये किससे स्थित है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, विच मॉडल सजेस्ट द कम्युनिकेशन इज एन ओपन सिस्टम, ये है जी गार्बर, ठीक है, किससे संबंधित है? जी गार्बर से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स से संबंधित अब क्वेश्चन होंगे हमारे, स्पोर्ट एंड गेम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री होस्टेड द 2025 फाइट चेस वर्ल्ड कप, ये कौन सा है? इंडिया, यानी कि कहाँ? गोवा में, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड बाय द 2025 फाइट चेस वर्ल्ड कप, ये कौन है? इंडिया, गोवा, ठीक है। होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा, जिसमें कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन अवार्डेड द MLS गोल्डन बूट अवार्ड, ये है लियोन मेसी को मिला है, ठीक है, लियोन मेसी को मिला है। ओहो, बार बार गलत ही चलेगा, ठीक है, लियोन मेसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच कंट्री वॉज सिल्वर एट द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025, ठीक है। विच कंट्री वॉन सिल्वर, यानी कि सिल्वर मेडल है, एट द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025, ये किसको मिला है? इंडिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द 19th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 19th जो ग्रैंड मास्टर है वो है इलमपर्थी AR, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर है 19, यानी कि 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, ये है इलमपर्थी, ठीक है, इलमपर्थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, विच टीम, लंबा हो जाएगा वीडियो, जल्दी से कर लेते हैं। विच टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA शील्ड, ये है मोहन बगान सुपर जाइंट, मोहन बगान सुपर जाइंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ द शॉट्स इन बैडमिंटन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं? रैली, ठीक है, रैले, शॉट जो होता है उनको बोलते हैं रैले। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंडर आर्चर टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन, किससे होता है? ज्योति सुरेखा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें बोलते हैं आर्चर, या आर्कर भी कई जगह बोलते हैं, टू विन अ मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में इसने मेडल जीता है, वो कौन सी है? ज्योति सुरेखा जी है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 2023
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, विच कंट्री विल होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, कौन सी कंट्री है जो कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगी 2030 में, वो है इंडिया। ठीक है, क्या है, वो है इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, हम स्क्रॉल कर लेते हैं, बस अब अपने लास्ट के पढ़ रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल की खबरों की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, लास्ट हो रहा है इसका, फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल की खबरों की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, हम आ गए, हम इस पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ये। ठीक है, पेन ले लेते हैं, फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स, फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में हो रहे हैं, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है डॉल्फिन किक, डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये है स्विमिंग। ठीक है, किससे है, स्विमिंग। अब आ जाते हैं मिसेलनी पर। ठीक है, यानी जिसमें होता है मिश्रण सभी सब्जेक्ट का। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई है ये, गांधीनगर में। कहाँ पे हुई है, गांधीनगर में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू रन फ्रॉम सूरत टू बिलीमोरा इन अगस्त 2027 में हुई है ये। नेक्स्ट देखेंगे, रेला ओडिंगा, रेला ओडिंगा, रेला नहीं रेला ओडिंगा, यहाँ पे हम उनका नाम लिख दे रहे हैं, रेला ओडिंगा, ये पूछ लेते कई बार मैच करने में। ठीक है, रेला ओडिंगा हु रिसेंटली passed away from the was the former prime minister of, ठीक है, जो अभी इनका निधन हुआ है, यह है रेला ओडिंगा, passed away was the former prime minister of, कहाँ के पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ये थे केन्या के। ठीक है, कहाँ के थे, केन्या के थे रेला ओडिंगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड एट, कहाँ पे, सोनीपत में किया गया है इनॉग्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, जो हेडक्वार्टर है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ये है रोम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 इस किसको मिला है बुकर प्राइज, ये सभी को यहाँ है, ये मिला है बानू मुश्ताक एंड दीपा भास्ती को। बानू मुश्ताक एंड दीपा भास्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गूगल्स फर्स्ट GW हाइपर स्केल AI डाटा सेंटर इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे है ये, जो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, गूगल्स फर्स्ट GW हाइपर स्केल AI डाटा सेंटर है, कहाँ पे है ये, विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट देखेंगे, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज, कौन सी है ये है एनेलेना बैरबॉक। ठीक है, एनेलेना बैरबॉक है ये। ठीक है, कौन सी है, एनेलेना बैरबॉक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक प्रेसिडेंट है 80th यूनाइटेड नेशन की, और ये कौन सी है, एनेलेना बैरबॉक है, और ये कहाँ से है, जर्मनी से है आई थिंक। ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो ये है जर्मनी से ही है। ठीक है, एलेना बैरबॉक। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, विच इज द ऑथर ऑफ इंडिया विन फ्रीडम्स। ठीक है, विच हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, कौन से है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इसके ऑथर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखेंगे, 11th मेंबर्स ऑफ एशियन इज, कौन से है, तिमोर लेस्ते। 11th मेंबर ऑफ एशियन कौन से है, तिमोर लेस्ते। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा क्या हो गया, घटनाक्रम तो कंप्लीट हो गया, ये नहीं। ठीक है, ये सार संग्रह कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट पर। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल मूवमेंट पर। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट पर चलते हैं और बहुत फटाफट से हम करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, फटाफट से करवाते चलेंगे नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट। ये सारा हमने कंप्लीट करा ही दिया है, कंपेंडियम कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, 2 पेज हैं बच्चे, फटाफट करवा देंगे। ठीक है, जैसा कि आपका डिमांड रहेगा, नहीं करवाएंगे एक्सप्लेनेशन, अगर आपको सिर्फ करने से रहेगा कि सिर्फ पढ़ा दीजिए तो उस तरह से हम पढ़ा देंगे। मेमोरेबल पॉइंट है, अब इसको थोड़ा हम जूम कम करेंगे क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा फिर। ठीक है, दिखाई नहीं देगा फिर, क्योंकि इसको एक ही लाइन में करना है। ठीक है, एक ही लाइन में से करना है नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट। एक मिनट, नेशनल मूवमेंट है,
ये आप देख लेंगे। यहाँ पे मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, यानी नेशनल पॉइंट्स देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा जूम हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा बच्चे, फिर वो आधा तो उसमें जा रहा, नहीं पढ़ने में नहीं आएगा, रीड करने में। ठीक है, रीड करने में फिर ये नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आइए हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेशनल मूवमेंट देख लेते हैं क्या है। इसके मेमोरेबल पॉइंट है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, देखते हैं नेशनल इवेंट्स में सबसे पहले देखते हैं क्या है। रिसेंटली विच सिटी फ्रॉम इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी एंड गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कौन सी है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किसको रखा गया है? ये लखनऊ को रखा गया है। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एक पाक कला में जो संबंधित होता है स्टडी होती है। ठीक है, उससे संबंधित स्टडी होती है पाक कला, यानी कि जिससे होते हैं कि ऐसा कोई खाना जो वैज्ञानिक रूप से पाचन शक्ति जिसके बढ़ाए और वो क्या हार्मफुल ना हो बॉडी के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। इसके लिए कौन सी कंट्री चुनी गई है? कौन सा शहर हमारा चुना गया है? ये चुना कंट्री नहीं, कौन सा शहर चुना गया है? ये सिटी चुनी गई है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं, वॉज एडेड द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज इन द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। एड कौन सी कैटेगरी में आया है? गैस्ट्रोनॉमी। एट द 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन सरखंड उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान, द डेसिग्नेशन प्लेस लखनऊ अमंग 17 गैस्ट्रोनॉमी सिटीज वर्ल्ड वाइड एंड मिक्स इन द सेकेंड इंडियन सिटी टू विन द लिटिल टाइटल। कौन सा टाइटल? आफ्टर हैदराबाद। ठीक है, आफ्टर हैदराबाद के पास किसको मिला है? लखनऊ को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट करेंगे। इन विच इंडियन सिटी फर्स्ट बाइनल, एक पता है बहुत छोटा हो गया, मुझे लगता है पढ़ने में नहीं आ रहा है। बाइनल मीट्स ऑफ बिम्सटेक इंडिया मैराइन रिसर्च ऑफ नेटवर्क वॉज हेल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट बाइनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्सटेक इंडिया मैराइन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, ये कहाँ पे? वॉज होस्टेड इन कोची फ्रॉम 14 to 6 नवंबर 2025, रेनफोर्सिंग ऑफ कंट्री ब्लू इकोनॉमी कॉपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है? नेम ऑफ द वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल लॉन्च ड्यूरिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। इसके बोलेंगे निपुण। ठीक है, नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 2025 में, इसे बोलेंगे निपुण। ठीक है, इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ड्यूरिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ द बाइनल नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कंडक्ट फ्रॉम द 22 to 24 अक्टूबर 2025 यानी 2025 एट द नौसेना भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, अ वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल निपुण नवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज was launched as an online aggregator or intellectual work of the naval fraternity in various domains। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेनेशन हो गया। रिसेंटली द यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, यूनियन एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, गेव एनवायरमेंटल क्लियरनेस टू स्वालकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। ठीक है, आपको बताना है कि जो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री द्वारा जो स्वालकोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, किस रिवर पर बनाया गया है? ठीक है, किस रिवर पर बनाया गया? ये कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर है। ठीक है, चेनाब रिवर ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। रिसेंटली एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरनेस to the Swalkote Hydroelectric Project (HEP) on Chenab River, planned as a run of the river project to generate electricity. ठीक है, it is the reportedly the first major HEP on the Indus River कौन सी रिवर है? ऑफ द इंडस रिवर to be according environmental clearness following India's suspension of the Indus Water Treaty (IWT) on April 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वेलफेयर, एक मिनट इसको हम इरेज करेंगे, वेलफेयर एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? ये इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वेलफेयर एक्सरसाइज थी। ये कहाँ पे हुई है? ये एक्सरसाइज हुई, इस एक्सरसाइज का नाम है कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड स्टार्ट, सो डेजर्ट का नाम आ जाता है कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज है कोल्ड स्टार्ट, ये हुई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक्सरसाइज इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ड्रोन एंड
काउंटर ड्रोन वेलफेयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है। वॉज कंडक्ट फ्रॉम अक्टूबर 7 से 10 अक्टूबर के बीच हुई है 2025 में, ये हुई है मध्य प्रदेश में, इतना है आपको पता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑपरेशन वीड आउट रिसेंटली इज न्यूज वाज अ पैन इंडिया ऑपरेशन कैरिड आउट बाय, ठीक है, किसके द्वारा, ये डायरेक्टरेट है ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग पैन इंडिया ऑपरेशन वीड आउट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI सीज साइज 339.2 kg ऑफ हाइड्रोपोनिक वीट, ठीक है, एट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ऑन September 13, 14/25, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट पाई, किसका फोन आ रहा है, बार बार आ रहे यार। द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इज, कौन से है, RBI गवर्नर, ठीक है, RBI गवर्नर। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन September 30, 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बिल with RBI governor as its chairman, ठीक है। The recent amendments to the Payments and Settlement System Act 2027, the erstwhile Board of Regulation and Suspension of Payment and Settlement System BPSS was replaced with the Payments Regulatory Board from May 9, 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड कमांडर, ठीक है, इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड कमांड सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स बाज लॉन्च्ड इन, यानी कि जो तीर्थयात्री होते हैं इनके लिए जो सेंटर कमांड की AI बेस्ड सेंटर जो हुआ बनाया गया है, ये कहाँ पे है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, त्रिमुला, ठीक है, त्रिमुला डिस्ट्रिक्ट है वे, वहाँ पे किया गया है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन September 2025 आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इनॉग्रेटेड एन AI पावर्ड इंटीग्रेटेड जो कमांड कंट्रोल सेंटर है ICCC एट त्रिमुला टेम्पल, ठीक है, त्रिमुला टेम्पल, तिरुमाला टेम्पल है, सॉरी तिरुमाला टेम्पल है, ठीक है, अच्छा ओके, तिरुमाला टेम्पल है, ठीक है, तिरुमाला टेम्पल विच इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड कमांड हब फॉर पिलग्रिमेज, ठीक है, जो पिलग्रिमेज होते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, उनके लिए किया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, पिलग्रिमेज इकोसिस्टम टू डिलीवर रियल टाइम कवर्ड प्रेडिक्शन enhance safety and cyber threat monitoring across तिरुमाला टेम्पल है, इसका जो विवाद चलता था पहले वो वाला तिरुमाला टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है रिसेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रांटेड अप्रूवल फॉर मैत्री सेकंड स्टेशन प्रपोज टू बी बुल्ट इन, ठीक है। आपको बताना मैत्री जो अंटार्कटिका में जो स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है मैत्री सेकंड, इसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये कब बनेगा इसके बारे में बताना है। ये किस अंटार्कटिका में कहाँ बन रहा है, अंटार्कटिका में बन रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया मैत्री सेकंड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन October 4, 2024 द फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रांटेड अप्रूवल फॉर मैत्री सेकंड अ रिसर्च स्टेशन प्रपोज टू कम अप इन ईस्टर्न अंटार्कटिका करंटली, ठीक है, जो करंटली जो है ये कहाँ पे, ईस्टर्न अंटार्कटिका में है करंटली। कौन सा है, मैत्री, पहला जो फर्स्ट है ऑपरेशन सिंस 1989 में बना था, एंड भारतीय ऑपरेशन इसका ये कब बना था, ये 2022 से स्टार्ट है। सपोर्ट इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका, ठीक है। ये कहाँ कब बने थे ये देख लीजिएगा, ठीक है, अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको अच्छे से, ठीक है। करंटली जो मैत्री है ऑपरेशन अब इसका ये अभी भी है इसमें, ठीक है, 1989 से ये स्टार्ट हुआ था, और भारतीय है ये 2022 से, ये 12 से हुआ था। सपोर्ट इंडिया साइंटिफिक रिसर्च, ये अंटार्कटिका में जो है स्टेशन है, ठीक है, ये कौन से हैं, रिसर्च स्टेशन है ये, ठीक है। इंडिया फर्स्ट रिसर्च बेस्ड इन अंटार्कटिका, ये है दक्षिण, कौन सी थी, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, कौन सी थी, दक्षिण गंगोत्री, ऑपरेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है, वंस बुल्ट एंड री-एडेड बाय January
2029 में, ठीक है। इसको फिर से री एडिट कर लिया है। कब किया जाएगा इसे? जनवरी 2029 में इसे री एडिट किया जाएगा। किसको? दक्षिण गंगोत्री को। मैत्री सेकेंड विल बिकम इंडियाज फोर्थ रिसर्च बेस्ड ऑन द फ्रोजन कंटिनेंट, ठीक है। जो रहेगा मैत्री सेकेंड रहेगा। ये 3 तो पहले से स्टेशन है, ठीक है, 3 तो पहले से है। कौन कौन से हैं? मैत्री फर्स्ट, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री और भारती, और फिर बन जाएगा मैत्री सेकंड। तो अब कितने हो गए? 4 हो गए। ये एक जुड़ जाने के बाद 4 हो जाएंगे हमारे रिसर्च स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिए, ठीक है। कब कब बने थे ये इसका मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। जो दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो मैत्री था 1989 में, भारती था 2012 में बना था, और दक्षिण गंगोत्री है ये बंद हो गया था कुछ सालों के बाद, और ये स्टार्ट फिर से किया जाएगा जनवरी 2029 से, ठीक है। री एडिट किया जाएगा इसको। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लैंड इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे? कर्नाटका में। देखो यहाँ पे हमने इसको ही कवर कर दिया है, आंसर को ही, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेनेशन जो देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ फोर्थ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, ठीक है। इसकी क्या थीम थी जो कौटिल्य कॉन्क्लेव हुई थी? ये इसकी थी सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स, ठीक है। इसको बोलेंगे, अगर हिंदी में इसकी थीम को बोलेंगे, अशांत समय में समृद्धि की तलाश या मांग, ठीक है। अशांत समय में समृद्धि की तलाश या मांग, ठीक है। ये कॉन्क्लेव कब हुई थी? ये 14 कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है। ये इसकी जो थीम है सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स, ठीक है। अशांत समय में समृद्धि की तलाश। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल इवेंट पर, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट पर देख लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। नेशनल कंप्लीट हो गई ना, अब इंटरनेशनल पे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन अवार्डेड द एशियन प्राइज 2025, ठीक है। एशियन प्राइज 2025 ये मिला है यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया। द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन अवार्डेड द एशियन प्राइज 2025, ये किसके द्वारा? जो एशियन प्राइज 2025 ये किसको मिला है? यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को, ठीक है। द एशियन प्राइज 2025 वाज अवार्डेड टू द यूनियन ऑफ यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया UYFC इन recognition of its outstanding contribution to the strengthening youth engagement and advancing regional integration in ASEAN, ठीक है। ये इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, विच कंट्री ऑफ ऑफिशियली बिकम द 11th मेंबर ऑफ ASEAN ड्यूरिंग द 47th एशियन समिट, कौन सी है वो? तिमोर लेस्ते, ठीक है। कौन सी है? तिमोर लेस्ते है, ठीक है। ये कौन सा? तिमोर लेस्ते बिकम द 11th मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एशियन ड्यूरिंग द 47th एशियन समिट इन मलेशिया, ठीक है। ये मलेशिया कुआलालंपुर ऑन अक्टूबर 26, 2025 में ये बनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इवेंट है 2025 सखारोव प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू, ठीक है। सखारोव प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू किसको दिया गया है? ये दिया गया है एंड्रेस पोजोबुट को और मजिया अमांग्लोवेली को दिया गया है, ठीक है। एंड्रेस पोजोबुट और मजिया अमांग्लोवेली को दिया गया है। देखें, जो यूरोपीय संसद द्वारा 2025 का जो सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार है, ये 2 जो जेल में बंद पत्रकार हैं उनको प्रदान किया गया। वो है ये जो एंड्रेस पोजोबुट हैं ये बेलारूस से हैं, एंड्रेस पोजोबुट है ये बेलारूस से है, और मजिया अमांग्लोवेली हैं ये जॉर्जिया से, ठीक है। ये है जॉर्जिया से। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2025 वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज वॉज अवार्डेड टू, ठीक है। वॉक्लव हावेल ह्यूमन राइट्स प्राइज वॉज अवार्डेड टू किसको मिला है? ये मैक्सिम, ये मिला है मैक्सिम बुटकेविच को, मैक्सिम बुटकेविच, ठीक है। मैक्सिम बुटकेविच को, ठीक है। वॉक्लेव हावेल मानवाधिकार जो पुरस्कार है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पुरस्कार है। वॉक्लेव हेवन मानव अधिकार जो पुरस्कार है 2025 में जो दिवंगत चेक नाटककार हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? ये राष्ट्रपति हैं जो वॉक्लेव हावेल, इनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए दिया गया है, ठीक है।
ये कौन से जो मैक्सिम बुटकेविच जो पुरस्कार है ये मिला है मैक्सिम बुटकेविच को। ये क्या है, एक यूक्रेनी पत्रकार हैं, ठीक है, क्या है, एक यूक्रेनी पत्रकार हैं, ठीक है, ये देख लेंगे। द 13 वकलेव हवेल ह्यूमन राइट्स प्राइज 2025 विच ऑनर्स आउटस्टैंडिंग सिविल सोसाइटी एक्शन इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अवार्डेड टू यूक्रेनियन, देखो यहाँ पे दिया गया यूक्रेनियन जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैक्सिम बुटकेविच, ठीक है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन, ठीक है, विच कंट्री हैज बीन द फर्स्ट टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन, ठीक है। जो ट्रिपल है ये किसको मिला है ट्रिपल एलिमिनेशन, ये मालदीव्स को। अब हम आपसे पूछेंगे जो ट्रिपल एलिमिनेशन है इसका मतलब क्या है। ट्रिपल एलिमिनेशन इसका मतलब है, ठीक है, जो 3 जो डिसीजेज होती हैं HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HIV, सिफिलिस, यहाँ पे दिया गया हुआ सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये 3 जो संक्रामक बीमारी हैं ये ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं जो माँ से बच्चों को भी हो जाती हैं, ठीक है। इनके संचरण को रोकने के मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होता है MTCT, इनको खत्म करना है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, इनको खत्म करना है, यानी 2030 तक इन बीमारियों को पूरी तरह से रोका जा सके, ठीक है। तो ये विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन, ये अचीव किया है मालदीव्स ने, ठीक है। किसने किया है, मालदीव्स ने अचीव किया है। ये 3 बीमारियां हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉन्च्ड वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, यूनेस्को ने, ठीक है। वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन ये यूनेस्को का पहला वैश्विक डिजिटल म्यूजियम है जो चोरी की हुई सांस्कृतिक वस्तुओं पर केंद्रित है, यानी कि जो वस्तुएं हैं म्यूजियम में, म्यूजियम का लक्ष्य होगा कि खुद को खाली करना। जैसे कि कुछ वस्तुएं बरामद हुई हैं जो चोरी की, वहां पर रखी जाएंगी और जो मूल जिस देश से बिलोंग करती होंगी उनको लौटा दी जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये इसे डिजिटल संग्रहालय का रूप दिया गया है, ठीक है, डिजिटल संग्रहालय इसे बोलेंगे। जो चोरी की हुई जो वस्तुएं हैं वहां पर रखी जाएंगी, ठीक है, और बाकी जो मूलभूत जिस देश से होंगी उन्हें वापस कर दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इन जॉइंट NATO फ्यूल पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू ज्वाइन NATO फ्यूल पाइपलाइन, किस कंट्री ने अनाउंस किया है NATO जो फ्यूल पाइपलाइन है उसको ज्वाइन करने को, ये है पोलैंड, ठीक है। किसने किया है, पोलैंड ने किया है। इन अक्टूबर 2025 a preliminary agreement to connect Poland to NATO Central European Pipeline System CEPC, ठीक है, CEPS was signed by the NATO Security Investment Program Management Official JIPTO, ठीक है। ये आप देखना, इसको करना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है, कौन सी पोलैंड बनी है, ठीक है। ये NATO की जो फ्यूल पाइपलाइन है इसको ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी अनाउंस किया है, अभी ज्वाइन नहीं किया, अनाउंस किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द 16th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, ठीक है, ये हुआ है ब्रिजटाउन बारबोडास में, ठीक है। जो 16th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है CPC वॉज हेल्ड इन ब्रिजटाउन बारबोडास, ठीक है, ये हुआ है 5 से 12 अक्टूबर को हुआ है। इसमें इंक्लूड हुआ है 9th कॉमनवेल्थ गेम्स है, वुमेन पार्लियामेंट, ये है 9 इंक्लूडेड द 9th कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंट्री CWS कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वाज द थीम्स ऑफ वर्ल्ड फूड फोरम 2025, बस लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं अपने, ठीक है, अब एंड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म होने पे है, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड फोरम 2025, क्या थीम है इसकी, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ठीक है, क्या इसकी है, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ये इसकी थीम है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट है इंटरनेशनल इवेंट, द 1 in 1 out स्कीम इज माइग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन विच 2 कंट्रीज, जो पलायन हुआ है एग्रीमेंट के बीच, ये किन 2 देशों के बीच एग्रीमेंट है, ये है यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के मध्य, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य। यूके एंड फ्रांस हैव साइंड एंड 1 in 1 out एग्रीमेंट, ठीक है, अंडर विच ऑफ द ईच माइग्रेंट फ्रांस टेक्स बैक, ठीक है। द यूके विल ग्रांट asylum to 1 migrant who has arrived from France and who
who can prove they have family connection in the UK. ठीक है, the deal is a outcome of bilateral summit between British PM Keir Starmer and France President Emmanuel Macron. ठीक है, इमैनुअल मैक्रो इन जुलाई 2025. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट्स फर्स्ट क्वांटम इनेबल एल्गोरिथम बॉन्ड ट्रेडिंग हैज बीन अनाउंस्ड बाय, ये किया है HSBC एंड IBM द्वारा. ठीक है, HSBC एंड IBM द्वारा. ठीक है, HSBC एंड IBM हैव रिसेंटली अनाउंस्ड अ वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम इनेबल एल्गोरिथम बॉन्ड ट्रेडिंग टूल्स. ठीक है, विच लेवरेजेस IBM's quantum heron process and use a hybrid classical quantum approach to improve price prediction by up to 34% in the European corporate bond market. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हेल्थ कनाडा. आज का ही हमारा लास्ट इवेंट है. देखते हैं क्या है इंटरनेशनल इवेंट. ठीक है, लास्ट है. हेल्थ कनाडा हैज अप्रूव्ड रिसेंटली विच ड्रग विच स्लो डाउन अल्जाइमर. ठीक है, कौन सा वो ड्रग है जो अल्जाइमर को स्लो डाउन करेगा, अल्जाइमर को खत्म करने में मददगार साबित होगा. ठीक है, वो कौन सा है? लेक्नेमैब. ठीक है, कौन सा है? लेक्नेमैब है. ठीक है, जो इसकी जो कंपनी है, इसका ब्रांड है लेकेम्बी. ठीक है, लेकेम्बी ब्रांड से ये बना हुआ है. इसकी कंपनी कौन सी है? लेकेम्बी. ठीक है, और ड्रग का नाम क्या है? लेकेम्बी. एक मिनट बच्चे. ठीक है, इस ब्रांड का नाम है लेक्नेमैब. ठीक है, और ये ब्रांड कौन सा है? लेकेम्बी, और ड्रग्स का नाम है लेक्नेमैब. ठीक है, यह एक प्रारंभिक जो अल्जाइमर रोग होता है उसके रोकथाम के लिए, उसके रोग के लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है वो बनाई गई है. ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं. लेक्नेमैब द फर्स्ट मेडिसिन. ठीक है, द फर्स्ट मेडिकेशन अप्रूव्ड बाय द हेल्थ कनाडा target the boot up the amyloid plaque in the brain, which is the believed to be a underlying causes of Alzheimer's disease. The drug is a lab-made antibody that bind to the amyloid protein and helps neutralize and clear from the brain. The Lecanemab must be administered in the earlier stage of dementia. एक मिनट इसको हम इरेज करेंगे. ठीक है, dementia when there is mild कॉन्जिटिव इम्पेरिमेंट. ठीक है, इम्प्रीमेंट, कॉन्जिनेटिव इम्प्रीमेंट. ठीक है, ये जो है अल्जाइमर रोग है, इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसी में इसका रोकथाम कर लेगी ये ड्रग. ठीक है, लेक्नेमैब. ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट भी, और साथ में हमारा सार संग्रह भी यानी कि कंपेंडियम भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, कंपेंडियम और इंटरनेशनल मूवमेंट भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, जनवरी मंथ का था बच्चे क्यों एक्चुअली बाहर रहने के कारण जो हिंदी की जो मैगजीन थी प्रतियोगिता दर्पण वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन हमको इंग्लिश में जो प्रतियोगिता दर्पण अवेलेबल हो गई मार्केट में, इसलिए हम लेकर आए और साथ में हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चले. ठीक है, आप लोग लास्ट तक ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. ठीक है, और पढ़ते रहें, लगातार हमारी क्लास आती रहेंगी. ठीक है, जैसे कि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो फिर हम जो ज्योग्राफी की क्लास है, इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी, उनकी भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.